नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल के इस विशेष संस्करण में। और आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में बहुत गूंजती रही। एक ऐसा रिश्ता जिसे निभाने की इजाज़त समाज नहीं देता, एक ऐसा रिश्ता जिस पर कानूनी बंदिश तो नहीं पर सामाजिक विरोध ज़रूर है, एक ऐसा रिश्ता जिससे निभाने वाले समाज के हाशिए में रहने को मजबूर हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समलैंगिक रिश्ते की, जिसकी बात आजकल खूब हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। समलैंगिक रिश्तों को तो सर्वोच्च अदालत ने 2018 में गैर आपराधिक करार दिया था, लेकिन समाज ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। मान्यता, परंपरा और प्राकृतिक चलन के सामने कानून का आदेश निरस्त सा रहा। अब धारा 377 के समलैंगिकता से जुड़े प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाया गया, तब समलैंगिक समुदाय में आशा जगी और शादी को भी कानूनी मान्यता मिलेगी, इस बात की उम्मीद लग उठी। तब से एक सामाजिक और कानूनी मुहिम ही चल पड़ा और अब जिस तरह से पुरजोर तरीके से समलैंगिक शादी की वैधता के मसले पर अदालत में सुनवाई चल रही है, उससे तरह तरह की चर्चाएं शुरू हुई हैं। भारतीय संस्कृति में समलैंगिकता के उल्लेख काफी पहले से मिलते हैं। हिंदू धर्म समलैंगिक लोगों को लेकर उदार रवैया रखता है। ऋग्वेद में समलैंगिकता को अप्राकृतिक तो माना गया है, लेकिन साथ ही ये भी बताया गया है कि अप्राकृतिक संबंध भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है और इस पर दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। ऋग्वेद में समलैंगिक की चर्चा विकृति एवं प्रकृति शीर्षक से की गई है। महादेव शिव का एक रूप अर्धनारीश्वर भी है। भगवान अयप्पा का जन्म विष्णु और शिव के मिलन से ही हुआ है, जिसमें शिव स्त्री रूप में ही हैं। और इसी तरह की कहानी गंगा को धरती पर लाने वाले भागीरथ की भी है। उनका जन्म दो माओं के मिलन से हुआ है। वात्सायन रचित ग्रंथ कामसूत्र में तो इस विषय पर खुलकर चर्चा की गई है। भारतीय समाज में समलैंगिकता का चलन हमेशा से रहा है और इसकी झलक खजुराहो के शिल्प से भी लगाया जा सकता है। हालांकि इन सब के बावजूद भारतीय समाज में समलैंगिकता को कभी खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया गया और ये माना गया कि मुगलों के आने के बाद से ये कुछ ज्यादा ही हुआ। वैसे भारतीय समाज में हमेशा से स्त्री पुरुष संबंधों को ही स्वस्थ और स्वीकार्य माना गया है। यही कारण है कि मान्य ग्रंथ मनुस्मृति में समलैंगिकता को दंडनीय अपराध माना गया। दरअसल आईपीसी की धारा 377 के तहत अंग्रेजी शासन के दौरान साल 1861 में समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया था। इसे अप्राकृतिक अपराध करार दिया गया और कहा गया कि जो भी अपनी मर्जी से किसी भी पुरुष, महिला या जानवर से प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर शारीरिक संबंध बनाएगा, उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। फिर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई, एक्टिविज्म तमाम तरह के दिखे और उसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दो बालिगों के बीच समलैंगिक संबंधों को वैध करार दिया। और इसी के साथ अंग्रेजों के समय से चले आ रहे आईपीसी की धारा 377 के उस प्रावधान को हटा दिया गया जिसके तहत एक ही जेंडर के दो लोगों को संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। यानी कि स्वेच्छा के से कायम किए गए समलैंगिक संबंधों को गैर आपराधिक घोषित किया गया। दिलचस्प बात यह भी है कि इंग्लैंड में दो लेस्बियन या दो महिलाओं के बीच संबंध कभी अवैध नहीं माने गए, पर पुरुषों के बीच समलैंगिक संबंधों को कुछ शर्तों के साथ 1967 से वैध माना गया, जबकि भारत को इंग्लैंड से आज़ादी मिलने के 70 साल बाद जाकर इस धारा से आज़ादी मिल सकी है। खैर, धारा 377 से निजात पाने के बाद समलैंगिक विवाह की मांग उठने लगी और अब सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच में इस पर सुनवाई चल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक शादी को वैध करार देता है तो तमाम दूसरे कानूनों में भी बदलाव करने होंगे। सीआरपीसी, आईपीसी, मैरिज एक्ट, घरेलू हिंसा अधिनियम जैसे कानून में बदलाव जरूरी हो जाएंगे। शादी, बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट के नियमों को भी बदलना पड़ेगा। फिलहाल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अभी तक की बहस चली है, उससे कई बुनियादी मसले सामने आए हैं। इसलिए हम आपको उन सुनवाई की
भी रिपोर्ट दिखाएंगे जिससे कि आपको पता चले कि मसले क्या हैं और दोनों ही पक्षों के स्टैंड क्या हैं, उनके तर्क क्या हैं। मोटे तौर पर समलैंगिकों की ओर से दाखिल याचिकाओं में स्पेशल मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट समेत विवाह से जुड़े कई कानूनी प्रावधानों को चुनौती देते हुए समलैंगिकों को विवाह की अनुमति देने की मांग की गई है। याचिका में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को जेंडर न्यूट्रल बनाने की मांग की गई थी ताकि किसी व्यक्ति के साथ उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से भेदभाव न किया जाए। इस बिंदु पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट जांचेगा कि क्या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ऐसी शादियों को मान्यता दी जा सकती है। कोर्ट ये भी जांचेगा कि क्या शादी का अधिकार बुनियादी अधिकार है। उधर केंद्र सरकार समलैंगिक विवाह की अनुमति देने के खिलाफ रही और इस मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की। केंद्र ने समलैंगिक विवाह को भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ बताया, लेकिन सुनवाई के दौरान सरकार और न्यायपालिका के दोनों के पक्ष में थोड़ा बदलाव दिखा। ये किस तरह का बदलाव है, ये भी हम आज आपको समझाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो समलैंगिक शादी की वैधता से जुड़ा ताना बाना कुछ इस तरह से हमारे सामने आया कि एक नए तरह का विमर्श भारत में शुरू हो गया। इंडिया लीगल के इस एडिशन में हम सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में विस्तार से इस मसले के हर एक कानूनी पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। हम संवैधानिक पीठ में बहस के अंश भी आपके सामने रखेंगे और साथ ही हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इन तमाम बहस का, इस तरह के विचार जो अभी आए हैं, जिस तरह के विमर्श का समाज पर क्या असर पड़ा है और इसके साथ साथ ट्रोलर्स की टीम भी कैसे एक्टिव रही और क्यों सीजेआई को और अधिक चिंतित होना पड़ा है। ये सब कुछ आज के इस इंडिया लीगल में इस खास विशेष कार्यक्रम में। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह की वैधता पर सुनवाई पहले ही दिन सीजेआई चंद्रचूड़ और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच गर्मागर्म बहस के साथ शुरू हुई। कोर्ट ने केंद्र के इस अपील को ठुकरा दिया जिसमें मांग की गई थी कि याचिकाओं की मेंटेनेबिलिटी पर पहले सुनवाई हो। सीजेआई ने कहा कि मसले को समझने के लिए पहले याचिकाकर्ताओं और राज्यों के पक्ष को जाना जाएगा। पहले हम याचिकाकर्ताओं को सुनेंगे और हम याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर रोक नहीं लगा सकते। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ नाराज और सख्त दिखे और कहा कि मैं प्रभारी हूं और मैं ही फैसला करूंगा। हम पहले याचिकाकर्ताओं को ही सुनेंगे और मैं किसी को भी ये तय करने की अनुमति नहीं दूंगा कि इस अदालत में कार्यवाही कैसे चलेगी। पहले दिन की सुनवाई में जहां केंद्र ने कहा कि कोई भी बदलाव पर्सनल लॉ को प्रभावित करेगा, ऐसी शादियों का विरोध करते हुए दलीलें दी गई कि अगर ऐसी शादियां टूटेंगी तो बच्चों का क्या होगा, शादी की संस्था टूट जाएगी या प्रभावित होगी। वहीं याचिकाकर्ताओं ने कहा कि समलैंगिकों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उन्हें भी अधिकार मिलना चाहिए। सीजेआई ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे समाज में समलैंगिक संबंधों को स्वीकार कर लिया गया है। पिछले 5 सालों में चीजें काफी बदल गई हैं। क्या हम सिविल यूनियन के कानून को विकसित नहीं कर सकते हैं? मामले की सुनवाई 5 जजों की संवैधानिक बेंच कर रही है और इस तरह से धीरे धीरे जब ये मामला बढ़ता रहा तो कैसे सबके सामने आता रहा, देखिए। समान सेक्स विवाहों की वैधता से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई मंगलवार को एक गर्व नोट पर शुरू हुई, जिसमें सरकार ने कहा कि वो इस बात पर फिर से विचार करेगी कि कार्यवाही में भाग लेना है या नहीं। ये सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के एक अनुरोध को खारिज करने के बाद हुआ, जिसमें केंद्र सरकार की दलीलों की स्थिरता या मेंटेनेबिलिटी ऑफ पिटिशंस पर पहले सुनवाई करने का अनुरोध किया गया था। वहीं तुषार मेहता ने फिर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की बात कही। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य इसमें सीधे न जुड़े तब तक इस पर सुनवाई करना उचित नहीं है। हालांकि सीजेआई ने कहा कि हम पहले याचिका में मांग और उनकी दलील को सुनकर देखते हैं कि उनका पक्ष क्या है। इसके बाद हम आपको भी सुनेंगे।
सीजेआई ने हालांकि कहा कि बेंच व्यापक मुद्दों को समझने के लिए कुछ समय के पहले याचिकाकर्ताओं को सुनेगी। Confined to, my lord, what my preliminary objection is, my lord. I can't be non-suit. Certainly not. We'll not do anything. Open my case. My lord, I'm sorry, my lord. My lord, I'm sorry. I'm sorry, Mr. Solicitor. We are in charge. We will be here, Mr. I'm sorry, my lord. Kindly last minute, my lord. Last. Mr. Solicitor, we'll hear you later. Yes, Mr. My lord, Roy. only a minute, my lord. Only a minute. No. My lord, your lordships may give me a minute. Indicate to us how we will conduct the proceedings. No. I'm not, my lord. I am I'm not earnestly allowed request. this in my court. My lord, I am earnestly request. I would never do that. Your lordship knows, my lord. Yes. My lord, this is a matter, my lord, too sensitive an issue, Of where, my lord, course. your lordships would examine the preliminary submissions and, my lord, then give me some time. We may have to consider what would be the stand of the government, Sir. my lord, in further participation in this debate. So trust us to have a broader perspective of everything. Well, I fully trust, my lord. There is no question Therefore, of we are lack of trust. We want to understand from them what they want to argue. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, इस मामले में राज्यों को भी सुना जाना चाहिए। ये समवर्ती सूची में है। सीजेआई ने कहा, कुछ राज्यों ने भी अर्जी दाखिल की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से मुकुल रोहतगी ने मामले में अपनी दलील 377 के अपराध के दायरे से बाहर किए जाने के मुद्दे से शुरू की। उन्होंने कहा, गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार, निजता का सम्मान और अपनी इच्छा से जीवन जीने का अधिकार है। वहीं घरेलू हिंसा, परिवार और विरासत को लेकर भी कोर्ट की गाइडलाइंस स्पष्ट है। अब समलैंगिक जोड़ों को शादी की मान्यता देनी चाहिए ताकि समाज और सरकार इस तरह के विवाह को मान्यता दे। सीजेआई ने पूछा कि सरकार और समाज की बात भी कई कानूनी सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, क्योंकि वो व्यावहारिक सवाल हैं। रोहतगी ने कहा कि विवाह के कई प्रकार हैं, लेकिन समय समय पर इसमें सुधार के आधार पर बदलाव भी हुए हैं। बहु विवाह, अस्थायी विवाह जैसी चीजें भी थीं, जो अब इतिहास का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, 1905 में हिंदू विवाह अधिनियम आया। इन कानूनी और संवैधानिक बदलावों में आईपीसी की धारा 377 को अपराध के दायरे से बाहर निकालने का दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं। रोहतगी ने दलील देते हुए कहा कि नालसा और नवतेज जौहर मामलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया। रोहतगी ने कहा कि समानता के अधिकार के तहत हमें विवाह को मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि सेक्स ओरिएंटेशन सिर्फ महिला पुरुष के बीच नहीं बल्कि समान लिंग के बीच भी होता है। वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि 377 हटाकर सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया, लेकिन बाहर हालात जस के तस है। समलैंगिकों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उन्हें भी अधिकार मिलने चाहिए। जस्टिस कौल ने कहा, कभी कभी सामाजिक मुद्दों में प्रगतिशील परिवर्तन बेहतर होते हैं, लेकिन हर बात का एक वक्त होता है। कि क्या हम फिलहाल इसे स्पेशल मैरिज एक्ट तक सीमित रख सकते हैं। सीजेआई ने पूछा कि क्या हम सिविल यूनियन के किसी रूप को विकसित कर सकते हैं जिसे हमारे कानूनों में मान्यता मिलती है। उन्होंने कहा, हमारे समाज ने समलैंगिक संबंधों को स्वीकार कर लिया है। पिछले 5 सालों में चीजें बदली हैं। एक स्वीकृति है जो शामिल है। हम इसके प्रति सचेत हैं। सीजेआई ने केंद्र के हलफनामे पर टिप्पणी करते हुए कहा, शहरी अभिजात वर्ग भी एक समाज का वर्ग है। वहीं मेहता ने कहा, कोई भी बदलाव पर्सनल लॉ को प्रभावित करेगा। हिंदू मुस्लिम या कोई भी पर्सनल लॉ को प्रभावित करेगा। जस्टिस कौल ने कहा, हम पर्सनल लॉ में नहीं पढ़ रहे हैं। Change in gender. After the issue of certificate under subsection 1 of section 6, if a transgender person undergoes surgery to change gender, either as a male or female, such person may make an application, then he gets a new certificate. Obligation of the appropriate government. There are statutory obligations, either central government or the state government, as the case may be, to take steps to secure full and effective participation of transgender persons and their inclusion in the society. The appropriate government shall take such welfare measures as may be prescribed to protect the rights and interests of transgender persons and facilitate their access to welfare schemes framed by that government. Appropriate government shall formulate welfare schemes and programs which are transgender sensitive, non-stigmatizing and non-discriminatory. Appropriate government shall take steps for the rescue, protection and rehabilitation of transgender persons. वकील सिंघवी ने कहा, मैरिज शब्द का कोरा ढांचा नहीं हो सकता। ये आप रबर बैंड को ज्यादा तानेंगे तो वो टूट जाएगा। कपिल सिब्बल ने समलैंगिक जोड़े को शादी की मान्यता देने का विरोध करते हुए कहा, अगर सेम सेक्स शादी टूट गई तो क्या होगा? ऐसे में उन जोड़ों द्वारा बच्चे को गोद लिया है, उसका क्या होगा? उन और उसके बच्चे के पिता कौन होंगे? उनके लिए आपराधिक कानूनों का क्या होगा?
ऐसे कई और सवाल हैं जो आने वाले समय में आगे भी आएंगे, उनका भी जवाब नहीं है। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि भागीदारों के रूप में एक साथ रहना और समान यौन व्यक्तियों द्वारा यौन संबंध रखना भारतीय परिवार इकाई की अवधारणा के साथ तुलनीय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो पहले ही दिन केंद्र ने याचिकाओं की मेंटेनेबिलिटी की परख का दावा ठोककर केंद्र ने सुनवाई पर अपनी बाजी कायम रखनी चाहिए, लेकिन जब मामला संवैधानिक पीठ में आ गया तब याचिकाओं को जांचना शायद सही था और इसीलिए सीजेआई गर्म भी हुए। वहीं सुनवाई के पहले दिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो पर्सनल लॉ के क्षेत्र में जाए बिना ये देखेगी क्या 1954 के विशेष विवाह कानून के जरिए समलैंगिकों को शादी के अधिकार दिए जा सकते हैं। और यही बिंदु आगे की सुनवाई का केंद्र बना, जिसके आधार पर सुनवाई तय की गई। समलैंगिक विवाद की वैधता की सुनवाई में सुनवाई पक्ष के प्रमुख आवाजों की यदि बात करें तो वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी, कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी, अरुंधति काटजू आदि हैं। वहीं विरोधी पक्ष की बात करें तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मोर्चा संभाल रखा था और केंद्र सरकार का पक्ष लगातार रख रहे हैं। हम आगे बढ़ने से पहले आपको एक ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि समलैंगिकों की मांग क्या रही और केंद्र ने समलैंगिक विवाह का विरोध करना क्यों शुरू किया। समलैंगिकों की ओर से दाखिल याचिकाओं में स्पेशल मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट समेत विवाह से जुड़े कई कानूनी प्रावधानों को चुनौती देते हुए समलैंगिकों को विवाह की अनुमति देने की मांग की गई है। समलैंगिकों की क्या है मांग? समलैंगिकों ने ये भी मांग की है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार LGBTQ या लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर समुदाय को उनके मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में दिया जाए। एक याचिका में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को जेंडर न्यूट्रल बनाने की मांग की गई थी ताकि किसी व्यक्ति के साथ उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से भेदभाव न किया जाए। अब आइए बताते हैं कि केंद्र इसके विरोध में क्यों। समलैंगिक विवाह पर केंद्र का विरोध क्यों? केंद्र सरकार समलैंगिक विवाह की अनुमति देने के खिलाफ है। इस मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी। केंद्र ने कहा था भले ही सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 377 को डिक्रिमिनलाइज कर दिया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं याचिकाकर्ता समलैंगिक विवाह के लिए मौलिक अधिकार का दावा करे। केंद्र ने समलैंगिक विवाह को भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ बताया है। केंद्र ने कहा कि समलैंगिक विवाह की तुलना भारतीय परिवार के पति पत्नी से पैदा हुए बच्चों की अवधारणा से नहीं की जा सकती। कानून में उल्लेख के मुताबिक भी समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती क्योंकि उसमें पति और पत्नी की परिभाषा जैविक तौर पर दी गई है। उसी के मुताबिक दोनों के कानूनी अधिकार भी हैं। समलैंगिक विवाह में विवाद की स्थिति में पति और पत्नी को कैसे अलग अलग माना जा सकेगा? कोर्ट ने केंद्र में कहा था समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से गोद लेने, तलाक, भरण पोषण, विरासत आदि से संबंधित मुद्दों में बहुत सारी जटिलताएं पैदा होंगी। इन मामलों से संबंधित सभी वैधानिक प्रावधान पुरुष और महिला के बीच विवाह पर आधारित हैं। जाहिर है कि यही मसले दलीलों के जरिए अदालत में उठ रहे हैं और इन्हीं को सुलझाते हुए फैसला लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। अब फिर दलीलों की ओर बढ़ते हैं और दूसरे दिन की सुनवाई में सभी पक्षों के विचार और खुलकर सामने आए। केंद्र सरकार ने अपील की कि इस मामले में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी पार्टी बनाया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि मैरिज एक कॉन्करेंट लिस्ट का मसला है। याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गोद लेने, सरोगेसी, अंतर्राज्यीय उत्तराधिकार, कर छूट, कर कटौती, अनुकंपा, सरकारी नियुक्तियां आदि का लाभ उठाने के लिए विवाह की आवश्यकता होती है।
दोनों पक्षों ने अपने विचार रखे और याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा कि शादी दो लोगों का मिलन है, सिर्फ एक पुरुष और महिला का मिलन नहीं हो सकता। उन्होंने तर्क दिया कि समलैंगिक विवाह की अवधारणाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए कानूनों को बदला जाना चाहिए। वहीं सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अधिकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये न्यायाधीशों द्वारा तय किया जाने वाला मुद्दा नहीं है, केवल संसद ही विवाह के सामाजिक या कानूनी मुद्दे पर चर्चा कर सकती है। देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में बुधवार को दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। समलैंगिक जोड़े को शादी की मान्यता देने की मांग के मामले पर याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो इस मामले में कोर्ट को पहल करनी होगी। आप इस कलंक को दूर कीजिए, ये मौलिक अधिकार का मसला है, आप मौलिक अधिकार का अंतिम रक्षक हैं। अगर ये अदालत कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो वो अपने संवैधानिक कर्तव्य से चूक जाएगी। उन्होंने किसी स्तर पर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित होता है तो उसे कोर्ट जाने का अधिकार है, इसलिए अपने अधिकारों की मांग के लिए हम आपके सामने हैं। याचिकाकर्ता के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि खजुराहो और हमारी पुरानी पुस्तकों में पहले से ही इसका उल्लेख मौजूद है, लेकिन हम इस प्रक्रिया को अनापराधिक होकर ही रह गए। मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और अगर किसी के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं तो उसे इस अदालत में आने का अधिकार है। जस्टिस कौल ने मुकुल रोहतगी को बीच में टोकते हुए कहा, आप जो कह रहे हैं वो दोधारी तलवार है, क्योंकि जब आप कहते हैं कि भले ही समाज तैयार नहीं है लेकिन कानून को यहाँ पर अपना स्टैंड लेना चाहिए, इस पर दूसरा पक्ष ये तर्क दे सकता है कि संसद इस संबंध में कानून बना देगी जब समाज तैयार होगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये अपनी अभिव्यक्तियों में अधिक शहरी हो सकता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अधिक लोग बाहर आ रहे हैं। सरकार कोई आंकड़ा नहीं दे पाई है कि ये चलन शहरी है। सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि माय लॉर्ड्स शादी को कैसे परिभाषित करते हैं वो उन चिंताओं को दूर करेंगे, इसलिए कोई विशिष्ट आरबीआई दिशा निर्देश नहीं है। धारणा ये है कि यदि आप पति पत्नी हैं तो आपके पास वो संयुक्त बैंक खाता हो सकता है, इसी तरह बीमा के लिए है। सिंघवी ने कहा कि जो लोग शादी करना चाहते हैं वो इस रिश्ते को एक सामुदायिक और सामाजिक मान्यता देना चाहते हैं, लेकिन मैं एसजी के साथ सहमत नहीं हो सकता हूं, जिसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि गैर विषम लैंगिक इसके लायक नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने बेंच से पूछा, समलैंगिक शादियों से सरकार क्यों मना कर रही है? क्या वो सिर्फ परंपरागत शादियां ही चाहते हैं? अगर हाँ, तो फिर वो अंतर जातीय शादियों, अंतर धार्मिक शादियों के बारे में क्या विचार रखते हैं? केंद्र की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मौजूदा कार्यवाही में पक्षकार बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो दूसरे दिन की सुनवाई में जो कुछ मसले सामने रखे गए वे समलैंगिक विवाह को वैधता देने के बाद उपजने वाले हालात से जुड़े रहे। अगर समलैंगिक विवाह होता है तो कानूनी कॉन्ट्रैक्ट के तहत होगा और दस्तावेजों में दंपति का नाम कैसे लिखे जाएंगे? जीवन बीमा पॉलिसी, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, रेंट एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री, बच्चे के स्कूल दाखिले के कानूनी दस्तावेजों में पति पत्नी के नाम कैसे लिखे जाएंगे? यानी कि कई कानूनों के प्रावधानों में बदलाव करने होंगे। इसके लिए आरबीआई को भी अपने दिशा निर्देश बदलने होंगे, यानी कि पूरे तंत्र में बदलाव करना होगा। विभिन्न कानूनों के 160 प्रावधानों पर विचार करने की जरूरत होगी। आइए इस मसले पर बहस के कुछ अंश आपके सामने रखते हैं। It is statutory law, and we will demonstrate that. The terms of the Constitution, the reform of the Hindu Marriage Act has always been in the context of statutory law. So, my lords, to that extent and that extent only, in the context of statutory law and making statutory law workable, because my lords will know, my lords, that the origin of the Hindu Marriage Act, the Hindu Code, did something that was not permitted in sacramental Hindu law, which is intercaste marriage, Sagotra marriage, divorce, Inheritance to inheritance. Dr. Guruswamy, but there's also Dr. Guruswamy, there may be some amount of sage wisdom in also going about our interpretative task in incremental manners.
because otherwise, do we then confine ourselves only to the Hindu Marriage Act? And what about the Parsi Marriage Act? What about the Muslim law? What about the Jews? What about the Buddhists? A lot of other communities. Therefore, perhaps one option for the court, because the constitution itself and the law is itself evolving. So, and the court has to be mindful of the fact that we are doing by process of interpretation what you're calling upon us to do. So it may be, there may be some element of judicial discretion, and perhaps going incrementally, covering a canvas for the present, which would substantially then, assuming that even there you are right, because you have to hear the other side. तो समलैंगिकता की धारणा स्त्री पुरुष की अवधारणा को ध्वस्त करता है। सुनवाई के दौरान बहुत दिलचस्प बहस सीजीआई और सॉलिसिटर जनरल के बीच हुई। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि जैविक लिंग या बायोलॉजिकल जेंडर ही एक व्यक्ति का सही जेंडर है। इस पर सीजीआई ने अपने विचार रखते हुए कहा कि एक पुरुष और एक महिला की धारणा जो कि विशेष विवाह अधिनियम के संदर्भित है, वह लैंगिकता के आधार पर पूर्ण नहीं है। पीठ ने यह भी कहा कि सवाल ये नहीं है कि आपका लिंग क्या है, मुद्दा ये है कि कहीं ज्यादा जटिल तो नहीं है। इसलिए जहां तक जब विशेष विवाह अधिनियम पुरुष और महिला कहता है, तब भी पुरुष और महिला की धारणा लैंगिक आधार पर पूर्ण नहीं मानी गई। आप स्त्री हैं या पुरुष, या आपके जननांग या पर निर्भर करता है, या ये कहीं अधिक जटिल है। आइए इस दिलचस्प बहस को पूरी तरह से सुनते हैं। Special Marriage Act has been a relationship between a biological male and a biological female. The very important value judgment which you are making, that the very notion of a biological man is absolute, or that a notion of a biological woman is also an absolute notion. So biological man means biological man. It's not a question of notion. Possibilities of right. Yes, of course it is. None of us. There is no absolute concept of a man or an absolute concept of a woman at all. Biological man, my lord, means man only. It means, my lord, biological man. It's Biological not a man is matter not a of definition notion. of what your genitals are. It's far more complex. तो समलैंगिकता में एक बात जो अहम है वो है मानसिकता या मनोस्थिति की। जब किसी पुरुष को ये लगता है कि उसका शरीर मर्द का है लेकिन वह खुद को महिला जैसा महसूस करती है, या फिर किसी स्त्री को स्त्री का शरीर स्त्री जैसा हो लेकिन वह मन से पुरुष की भावनाएं रखे, तो उस स्थिति में भी समलैंगिक व्यक्तित्व का विकास होता है। इसी संदर्भ में सीजीआई की टिप्पणी बेहद मायने रखती है। समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इसलिए भी अहम रही है क्योंकि इसको लाइव रखा गया है। जनता ने इसे यूट्यूब पर देखा, मसलों को समझा और अपनी राय बनाई, क्योंकि ये समाज से जुड़ा मसला है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की ये पहल महत्वपूर्ण है और इसी पहल की एक एक जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद इस पूरे मामले के अन्य कोणों को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह की वैधता पर तीसरे दिन की सुनवाई के दौरान आगे की सुनवाई की रूपरेखा तय हुई। सीजीआई ने कहा कि हम जांचेंगे कि क्या समलैंगिक विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट में जगह देना संभव है, और इसके लिए तमाम वकीलों को अपना पक्ष रखने के लिए तय वक्त दिया गया। इससे एक फायदा ये हुआ कि सुनवाई की समय सीमा का उल्लंघन नहीं हुआ। दूसरी अहम बात जो सीजीआई ने कही कि धारणा गलत है कि समलैंगिक जोड़ों के गोद लेने के लिए बच्चों पर नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। जो भी जोड़े समलैंगिक जो जोड़े हैं वो अगर बच्चे को गोद लेते हैं तब। सीजीआई ने उलटकर सवाल किया कि क्या शराबी पिता और घरेलू हिंसा से बच्चों पर नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं पड़ता, और ये वो सवाल थे जिसका जवाब लोग ढूंढते रहे। और तमाम बहस में एक ऐसी बात सामने आती रही कि मसला इतना ही गंभीर है जितना पूरे देश में समझा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह पर सुनवाई हुई। सीजीआई ने समलैंगिक शादी की मान्यता देने के मामले में सुनवाई की रूपरेखा तय करते हुए कहा कि हम इस मामले की सुनवाई भी अयोध्या मामले की तरह करेंगे।
उन्होंने कहा कि हम इस मामले में सिर्फ ये देखेंगे कि क्या स्पेशल मैरिज एक्ट में समान लिंग शादी की व्याख्या की जा सकती है या नहीं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने मामले में सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी करते हुए कहा, समलैंगिक संबंध को एक बार का रिश्ता नहीं समझा जाए। अब समलैंगिक रिश्ते हमेशा के लिए चलने वाले हैं। इतना ही नहीं, ये संबंध शारीरिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक मिलन भी है। वादी का कहना है कि समलैंगिक शादी की मान्यता देने के मामले में स्पेशल मैरिज एक्ट के दायरे का विस्तार करना गलत नहीं होगा। वहीं वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने मामले में याचिकाकर्ता काजल की ओर से दलील देते हुए केंद्र सरकार की उस दलील का विरोध किया जिसमें कहा गया कि समलैंगिक संबंध एक अभिजात वर्ग की उपज है। समलैंगिक शादी की मान्यता देने के मामले में सुनवाई के दौरान सोशल मीडिया पर ट्रोल करने पर चिंता जताते हुए कहा गया कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान व्यक्त किए गए विचारों पर उन्हें ट्रोल किया गया। सीजेआई ने कहा, ये जजों के लिए चिंता का विषय है कि जज जो विचार व्यक्त करते हैं या टिप्पणी करते हैं उसका जवाब ट्रोल्स में होता है। उन्होंने कहा, शादीशुदा जोड़े में भी घरेलू हिंसा होती है। पति नशे में धुत होकर जब पत्नी को पीटता है तब उनके बच्चे पर क्या असर होता होगा। उन्होंने कहा कि ये कहीं पर भी मैं ट्रोल हो सकता हूँ। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से किसी भी मामले में सोमवार को दलीलें बंद की जाएंगी और वकीलों से समय के बंटवारे पर आपस में चर्चा करने को कहा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सिर्फ विषम लैंगिक जोड़ों के मामले में अब शिक्षा के प्रसार के साथ आधुनिक युग का दबाव बढ़ रहा है। जोड़े या तो निसंतान हैं या एकल बच्चे वाले जोड़े हैं। अन्य बातों के अलावा विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली 20 मुख्य याचिकाएं हैं जो समान सेक्स विवाह की मान्यता के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करती हैं। याचिकाओं के समूह का तर्क है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार, जैसा कि शीर्ष अदालत ने कई मौकों पर बरकरार रखा है, LGBTQIA नागरिकों को भी दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिकाओं पर चल रही सुनवाई का विरोध जबरदस्त किया। केंद्र ने कहा कि समलैंगिक समुदाय को विवाह का अधिकार मिलने से स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत केवल महिला पुरुष की शादी को मान्यता देने का संसद का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सौरभ कृपाल ने दलील दी कि 1954 में विशेष विवाह अधिनियम बनाए जाने के समय समलैंगिकता की अवधारणा पर संसद में चर्चा नहीं की गई थी, इसलिए अदालत अब समलैंगिकों को विवाह का अधिकार देने के लिए कुछ प्रावधानों पर विचार कर सकती है। मेहता ने इस तर्क को खारिज किया और कहा कि कानून निर्माता समलैंगिकता के बारे में काफी जागरूक थे और उन्होंने स्पष्ट इरादे से इसे शामिल न करने का फैसला किया था। समलैंगिक विवाद को कानूनी मान्यता कैसे दी जाए, इस पर कई तरह की दलीलें दी गईं। पक्षकारों के वकील मुकुल रोहतगी की तरफ से मुख्य दलील ये रही कि स्पेशल मैरिज एक्ट में पुरुष और महिला की शादी की बात कही गई है और उसे बदलकर व्यक्ति किया जा सकता है। आइए समझते हैं कि आखिर स्पेशल मैरिज एक्ट है क्या। आइए अब हम ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत 2 अलग अलग धर्मों और जातियों के लोग शादी कर सकते हैं। 9 अक्टूबर 1954 को संसद द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया था। इस कानून के जरिए भारत के हर एक नागरिक को किसी भी धर्म या जाति में शादी करने का संवैधानिक अधिकार होगा। स्पेशल मैरिज के तहत लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। भारत में जोड़ों की शादी हो जाने के बाद इस पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने के लिए धर्म बदलने की जरूरत नहीं होती है। बिना धर्म परिवर्तन किए या अपनी धार्मिक पहचान गवाए ही 2 अलग धर्म के लोग शादी कर सकते हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध शामिल हैं। इसमें किसी धर्म के आड़े आने वाली शर्त नहीं लगती है। स्पेशल मैरिज एक्ट के भी हैं यह नियम। स्पेशल मैरिज एक्ट नियम के तहत किसी भी पक्ष का पहले से ही कोई जीवन साथी नहीं होना चाहिए। कोई भी पक्ष मानसिक तौर पर शादी के लिए जायज सहमति देने की स्थिति अक्षम नहीं होना। शादी से पहले 30 दिनों का मिलेगा नोटिस। 30 दिनों में अगर किसी भी पक्ष को शादी से आपत्ति है तो उसकी जांच होगी। समलैंगिक विवाह को लेकर इसमें बदलाव क्यों?
समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल मैरिज एक्ट की चर्चा हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की कानूनी उम्र में बदलाव किया जाए। समलैंगिक विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही रजिस्टर होना चाहिए। समलैंगिक विवाह के मामले में देखा जाए तो पुरुष की पुरुष से शादी होती है तो उम्र 21 साल और स्त्री की स्त्री से शादी होती है तो 18 साल उम्र तय की जाए। स्पेशल मैरिज एक्ट में पुरुष और महिला की शादी की बात कही गई है, जिसे बदलकर व्यक्ति लिखे जाने की मांग की गई है। कुछ ऐसे बदलाव स्पेशल मैरिज एक्ट में करने के प्रस्ताव किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर समलैंगिक मानसिकता अक्सर व्यक्तियों को लिंग परिवर्तन के लिए मजबूर करती है। इसके लिए वो सर्जरी का सहारा लेते हैं। जिन लोगों को जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है उनका ही लिंग परिवर्तन किया जाता है। इस स्थिति में एक लड़का एक लड़की की तरह और एक लड़की लड़के की तरह जीना चाहती है, यानी वो अपोजिट सेक्स में खुद को ज़्यादा सहज पाते हैं। कई पुरुषों में बचपन से ही महिलाओं जैसी और कई महिलाओं में पुरुषों जैसी आदतें आने लगती हैं। ये लक्षण 10-12 साल से दिखना शुरू हो जाता है और जैसे कि कोई लड़का है तो वो लड़कियों जैसे कपड़े पहनना पसंद करने लगेगा, लड़कियों की तरह चलने की कोशिश करेगा, उन्हीं की तरह से इशारे करेगा। ऐसा ही लड़कियों के साथ भी होता है। महिलाओं के साथ ऐसा होता है जिसमें वो लड़कों की तरह जीना चाहती हैं। इस स्थिति में इन लोगों को सेक्स चेंज करने की धुन सवार हो जाती है। अब लिंग परिवर्तन कौन करवा रहा है, ये कैसे होता है, लोग ये क्यों करवा रहे हैं, कितना खर्च आता है, सफलता का 100% गारंटी है या नहीं, ये सब हम जानते हैं इस रिपोर्ट में। जब किसी पुरुष को ये लगता हो कि उसका शरीर मर्द का है लेकिन वो खुद को महिला जैसा महसूस करता है तो वो सेक्स चेंज सर्जरी की मदद लेता है। ट्रांसजेंडर जिनका सेक्सुअल ऑर्गन और जेंडर अलग अलग है, ऐसा शख्स अपने शरीर में सहज नहीं होता। ऐसा मुमकिन है कि लड़का बनकर जन्मा कोई शख्स लड़की जैसा महसूस करे या लड़की के शरीर में जन्मा शख्स लड़के जैसा महसूस करे। ऐसे लोग भी सेक्स चेंज करवाते हैं। ऐसी सर्जरी की इच्छुक ज्यादातर महिलाएं भी इसी स्थिति में ही सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी की मदद लेती हैं। ऐसी सर्जरी के पहले काउंसलिंग बेहद जरूरी होती है। ये काउंसलिंग लंबी चलती है और इसमें मनोवैज्ञानिक ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति आवेश में आकर या भावना में बहकर तो ऐसे निर्णय नहीं ले रहा है। सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी में पुरुष जननांग को महिला जननांग में बदला जाता है। मतलब ये है कि महिला बन चुका पुरुष की सेक्स लाइफ सामान्य महिलाओं की तरह हो जाती है, लेकिन मेल टू फीमेल बनने की इस सर्जरी के बाद भी वो मां नहीं बन सकता। पुरुषों को एंडोक्राइन हार्मोन थेरेपी दी जाती है। हार्मोन दिए जाने से पुरुष का शरीर महिला शरीर में बदलने को तैयार होने लगता है। उसके चेहरे के बालों को कम करने में मदद करता है। कम से कम 1 साल तक 2 मनोवैज्ञानिकों से काउंसलिंग कराई जाती है। प्लास्टिक सर्जन समेत डॉक्टरों की पूरी टीम को जब ये लगता है कि व्यक्ति वाकई शरीर और दिमाग से सेक्स चेंज कराने के लिए तैयार है, तभी सर्जरी की जाती है। महिला से पुरुष बनने की प्रक्रिया में मैस्केटोमी सर्जरी होती है। इस सर्जरी में शरीर से ब्रेस्ट को हटा दिया जाता है। डॉक्टर इस सर्जरी को कराने से पहले पेशेंट से कागजी कार्रवाई पूरी करवाते हैं। भारत में ऐसी सर्जरी पर 4 से 10 लाख रुपए तक का खर्च आता है। अलग अलग हॉस्पिटल की सुविधा के मुताबिक इस सर्जरी के खर्चे में अंतर होता है। ब्रेस्ट इम्प्लांट 30,000 से लेकर लाख रुपए तक का आता है। कुछ लोग ऐसी सर्जरी के लिए विदेश भी जाते हैं। सर्जरी के बाद आम जिंदगी बसर की जाती है। ऑपरेशन के बाद लोगों की सेक्स लाइफ भी नॉर्मल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो सेक्स में बदलाव की स्वतंत्रता जस्टिस के पुट्टास्वामी बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 11 जजों के खंडपीठ में दी गई इस अधिकार को राइट ऑफ डिग्निटी माना गया। ये अधिकार हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जिंदगी जीने का अधिकार देता है।
राइट ऑफ डिग्निटी अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत आता है। और वहीं सेक्स चेंज ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर हो जाए तो आईपीसी की 304A के तहत डॉक्टर पर केस भी दर्ज हो सकता है। यानी कानून बहुत सारे हैं, लेकिन अब इस बहस के दौरान इन तमाम कानूनों की व्याख्या भी शुरू हो गई है। लंबी सुनवाई के दौरान भले ही कई मसलों पर तीखी बहस हुई हो, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच एक बात तय हुई और वह यह थी कि समलैंगिक जोड़ों की समस्याओं पर गौर किया जाएगा और केंद्र सरकार की कमेटी इस काम को करेगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह समलैंगिक संबंधों में रहने वाले दो लोगों की समस्याओं पर एक कमेटी बनाएगी। ये समिति समलैंगिक जोड़ों की समस्याओं पर विचार करेगी और उनकी सुविधाओं के बारे में भी सोचेगी। गौर करने की बात यह है कि शुरुआत में समलैंगिक शादियों को मंजूरी देने की मांग वाली अर्जियों का केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तीखा विरोध किया था। समलैंगिक विवाह की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि समलैंगिक जोड़ों के सामने आने वाली समस्याओं को समझने के लिए पैनल का गठन होगा। पैनल ये भी देखेगा कि क्या समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए बिना समलैंगिक जोड़ों को कुछ कानूनी अधिकार दिए जा सकते हैं। ये पैनल कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में काम करेगा। मेहता ने याचिकाकर्ता से सुझाव देने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता अपना सुझाव दे सकते हैं ताकि समिति इस पर ध्यान दे सके। पिछली सुनवाई में पीठ ने सरकार से पूछा था कि क्या कोई कार्यकारी दिशा निर्देश जारी किया जा सकता है ताकि समलैंगिक जोड़े संयुक्त बैंक खाते खोलने, जीवन बीमा पॉलिसियों में भागीदार नामित करने, भविष्य निधि आदि जैसे वित्तीय सुरक्षा उपाय कर सकें। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में संवैधानिक मुद्दे शामिल हैं और इसलिए सरकार द्वारा केवल प्रशासनिक फेरबदल से मुद्दों को पूरी तरह से हल नहीं किया जा सकता। सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि न्यायालय समलैंगिक जोड़ों के विवाह के अधिकार से संबंध में संवैधानिक मुद्दों का फैसला करेगा, चाहे केंद्र जो भी रियायतें दे। सीजेआई ने कहा, सवाल ये है कि क्या शादी करने के अधिकार को विशेष विवाह अधिनियम में शामिल किया जा सकता है। ये निश्चित रूप से न्यायालय को तय करना होगा। जस्टिस S रविंद्र भट्ट ने कहा कि अगर सरकार की समीक्षा समलैंगिक जोड़ों को लाभ पहुंचाना है तो ये आगे के अधिकारों का दावा करने के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक हो सकता है। Your Lordships have seen other judgments, but only one thing. Last, my Lord, one page, para 148, my Lord, that Oliari judgment which was relied upon. My Lord, there the court, my Lord, this was not read before Your Lordship, therefore it's my duty. The court records that in this country there is a larger consensus. Whether Your Lordships would adopt that, Lord, doctrine or not. After that, there was a law after that. Exactly, my Lord. Therefore, there was a law, but they did not say marriage. They said same, I think it's a civil partnership. They said partnership. So, my Lord, I am not reading, my Lord, but I have collated all judgments on the point, my Lord, and placed for Your Lordship's consideration. इससे पहले समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 25 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। इस दौरान शीर्ष कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने अहम टिप्पणी की थी। शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाना इतना आसान भी नहीं है जितना कि ये दिखता है। इस मुद्दे पर कानून बनाने के लिए संसद के पास निर्विवाद रूप से विधायी शक्ति है। ऐसे में हमें इस पर विचार करना है कि न्यायपालिका इस दिशा में कितनी दूर तक जा सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि अगर समलैंगिक विवाह की अनुमति दी जाती है तो इसके परिणामों के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसकी न्यायिक व्याख्या विशेष विवाह अधिनियम 1954 तक ही सीमित नहीं रहेगी। इसके दायरे में व्यक्तिगत कानून भी चलन में आ जाएंगे। पीठ ने कहा कि शुरू में हमारा विचार था कि इस मुद्दे पर हम पर्सनल लॉ को नहीं छुएंगे, लेकिन बिना पर्सनल लॉ में परिवर्तन किए समलैंगिक शादी को मान्यता देना आसान काम नहीं है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी देने की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी दलील पेश की थी और कहा था कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी न देना किसी व्यक्ति के साथ लैंगिक आधार पर खुला भेदभाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।
तो पिछले कुछ वर्षों में भारत में समलैंगिकता की स्वीकार्यता बढ़ी भी है। 2020 में एक PEW सर्वेक्षण में 37% लोगों ने कहा कि इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। 2014 में जब देश में पहली बार ये सवाल पूछा गया, तब से 2020 तक 15 से 22% की वृद्धि हुई है। जाहिर है वक्त के साथ लोगों का सोचने का तरीका भी बदल रहा है। कानून सामाजिक बदलाव का परिचायक होता है, लेकिन अक्सर सामाजिक मसलों में, सामाजिक सोच में बदलाव जरूरी हो जाता है और ये बदलाव कानून लाने से पहले दिखने भी लगता है और कहा जाए तो इसका असर भी आ जाता है। तो कहा जाता है कि समय के साथ समाज बदलता है, समाज के नियम, कानून तमाम बदल जाते हैं, मान्यताएं बदल जाती हैं। ऐसे में क्या समलैंगिक संबंध को भी कानूनी मान्यता मिलेगी? क्या हाशिए पर जीने वाले समलैंगिक समाज अब मुख्य धारा में आ पाएगा? ये सवाल अपना जवाब मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बहस होने से एक फायदा हुआ कि मसले सामने रखे गए। मुख्य स्टेक होल्डर्स के बीच खुले तरीके से विचारों का आदान प्रदान हुआ। केंद्र शुरू से तो समलैंगिक विवाह के विरोध में था, लेकिन सुनवाई के अंत में उसका रवैया नरम होने लगा और वह यह कहने लगी कि कमेटी बनाना है केंद्र को और इसके लिए वो राजी भी हो गए। ये न्यायिक प्रक्रिया की सफलता ही कही जाएगी। वहीं CJI चंद्रचूड़ की भी तारीफ करनी होगी कि अव्वल तो तमाम अहम सियासी मसलों के लंबित होने के बावजूद उन्होंने हाशिए पर खड़े समुदाय के हकों पर बहस को प्राथमिकता दी और सुनवाई शुरू की। इसके लिए जजों को ट्रोल भी होना पड़ा, लेकिन वे अडिग रहे। CJI ने जिस धैर्य से तीखी बहस को झेला और अपनी बात रखी, वह काबिले तारीफ रही। बहस कई बार वैचारिक है और दार्शनिक भी, और जब बहस बेलगाम होता दिखा तो CJI सख्त भी हुए और फटकार भी लगाई। अब गेंद कुछ हद तक केंद्र के पाले में है। नजर केंद्र की कमेटी पर है और वह क्या सिफारिश देती है, ये सभी समझना चाहते हैं। फिलहाल सारे विकल्प खुले हैं। वहीं समलैंगिक समुदाय आशावान है कि आखिरकार उनका समाज उन्हें अपनाएगा। तो आज इंडिया लीगल में इतना ही, और अगले हफ्ते एक बेहद अहम मसले के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।